हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित रत्नाकर है और रत्नाकर स्टडी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड पोएम टाइगर इन द जू पढ़ेंगे, जिसके जो राइटर हैं लेस्ले नॉरिस हैं। ठीक, तो ये पोएम है हमारी। और पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, जो कि आप ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इससे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है कि अभी आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है। तो जब कोरोना वायरस चल रहा था और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो लॉकडाउन में ऐसा था, लोगों को कहा गया था कि आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो लोग इसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे और वो घर से बाहर निकलने के बहाने ढूंढने लगे थे, ये जानते हुए भी कि अगर वो घर से बाहर निकलते तो शायद उनको वायरस हो जाए, या फिर अगर सपोज़ अगर वो इन्फेक्ट नहीं भी होते हैं तो भी पुलिस के अगर हाथ में वो आ गए तो पुलिस उनको मार सकती है, मतलब पिटाई लगा सकती है। ये सब जानते हुए भी लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा था? वो लोग ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लगने लग गया था कि हम लोग एक कैद में बंद हैं, एक जेल में बंद हैं। तो अब आप ज़रा सोच के देखिए कि कुछ ही दिनों में हम मनुष्यों की ये हालत हो गई थी कि हम अपने घरों में भी नहीं रह पा रहे थे। तो ज़ू में जो जानवर अपनी पूरी ज़िंदगी एक छोटे से पिंजरे में गुजार देते हैं, आखिर उन्हें कैसा लगता होगा, उन्हें क्या बीतती होगी उन पे। ठीक है, यही जो है इस पोएम में बताने की कोशिश की गई है। इस पोएम में पोएट ने एक टाइगर को दो हैबिटेट में रखने की कोशिश, मतलब रखा है उनको, और डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। जैसे पहला है कि अगर टाइगर जो है वो अपने किसी ज़ू में बंद है तो किस तरह की फीलिंग होगी उसकी, किस तरह से वो बिहेव करेगा। और सेकंड है, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा, अपने प्राकृतिक घर यानी कि जंगल में होगा, तो किस तरह से रहेगा, दोनों में क्या फ़र्क होगा, इसको इस पोएम के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब किया है और बहुत ही अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको इस पोएम की हिंदी मीनिंग समझाऊंगा, पूरी एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, और जो टफ वर्ड्स होंगे उनकी हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा और पोएटिक डिवाइस भी बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो पहले इसमें टफ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। पहला है इसमें स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है एक अकड़ के चलना है, या एक आपकी रौबदार जो चाल होती है उसे स्टॉक्स कहा जाता है। वैसे स्टॉक मतलब किसी का पीछा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब रौबदार चाल से है। और विविड, विविड का मतलब होता है चमकीला। स्ट्रिप्स मतलब जो टाइगर के ऊपर जो पट्टियाँ बनी रहती हैं काले और गोल्डन जैसे कलर की, तो उसे स्ट्रिप्स कहा गया है, पट्टियाँ। बाकी केज मतलब पिंजरा हो गया। और पैड्स का मतलब है यहाँ पर जो टाइगर होता है तो उसके पंजे होते हैं, वहाँ पे एक उसके बीच में एक गुदेदार तरह की जगह होती है, तो उसको पैड कहा गया है। ठीक है, तो ये इसको गद्दी से आप कह सकते हैं कि जो गद्दी है उसको पैड कहा गया है, उसके पैरों के बीच में होती है। ऑफ वेलवेट, वेलवेट मतलब होता है एक कपड़ा होता है, मखमल का कपड़ा, आपने सुना होगा, बहुत ही एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, उसको कहते हैं वेलवेट। और क्वाइट मतलब होता है शांत, और रेज मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। ठीक है, तो चलिए अब इसको पहले पैराग्राफ का मीनिंग देखते हैं हम। फर्स्ट पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि यहाँ एक ऐसे टाइगर की बात हो रही है जो कि किसी ज़ू के एक पिंजरे में बंद है, और टाइगर को अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल से दूर रखा गया है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और उसी गुस्से में टाइगर अपनी चमकीली रंग बिरंगी पट्टियों के साथ रौबदार चाल में चलते हुए अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। लिखा ना द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केच। और कुछ कदम ही क्यों चलता है, अब इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि पिंजरा जो है वो काफ़ी छोटा है, और टाइगर के कुछ कदम चलने पर ही वो पिंजरा ख़त्म हो जाता है, मतलब टाइगर एक केज के एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाता है। और पिंजरा जो है वो जंगल जैसे बड़ा तो है नहीं कि वहाँ टाइगर अपना भाग सके या फिर अपना शिकार कर सके, ऐसा कुछ तो जगह है नहीं, छोटा सा है, लिमिटेड स्पेस है उसमें। तो कुछ कदम चलने पर ही वो क्या होता है, फिर उसको रुकना पड़ता है, फिर मुड़ना पड़ता है, जैसा भी है।
तो यहाँ पे तक हो गया ये सेकंड। अब इसका आगे देखते हैं। इसमें था कि भले ही टाइगर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसी गुस्से में ही वो पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है, लेकिन जो उसके पैर हैं, जो बताया था पंजा है, वो एकदम गद्दीदार, एकदम मखमली टाइप का है। तो जब वो चलता है उन पैरों से, तो क्या होता है कि वहाँ पे कोई आवाज़ भी नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि टाइगर को भगवान ने इसी तरह से बनाया है कि उसके पैर एकदम गुद्देदार रहते हैं, और जब वो शिकार करने जाता है तो जब उनसे चलता है तो बिल्कुल आवाज़ होती नहीं है और उसे शिकार करने में आसानी होती है। अगर ऐसे ना हों उसके पैर और नॉर्मल हों, जैसे कोई घोड़ा मान लो आप, घोड़ा जब चलता है तो कैसी आवाज़ आती है, तो अब ऐसे ही अगर इसके पैरों से भी आवाज़ आती तो शायद इससे शिकार करने में दिक्कत होती। तो वो गॉड गिफ्टेड है इनके लिए, ठीक है। और टाइगर जो है इसमें लास्ट लाइन में दिखे कि इन हिज क्वाइट रेज, तो रेज का मैंने आपको मतलब बताया था बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो टाइगर क्या है कि जब चल रहा है वो उस पिंजरे में, तो अपने गुस्से को छुपाते हुए चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अपना गुस्सा शो किया तो भी उसका ही नुकसान है। और नुकसान किस तरह से हो सकता है कि जो जू के मालिक है शायद उसे खाना ना दे, या शायद उसे हंटर से मारे भी। तो ये चीज़ है, तो इसको छुपाते हुए वो अपने पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है, ठीक। तो पहला पैराग्राफ ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास। लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है घात लगाकर बैठना। किसी के जब शिकार के इंतजार में बैठते हैं घात लगाकर, उसे लर्किंग कहते हैं। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब ऐसे फिसलना होता है, लेकिन यहाँ पे स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास का मतलब है कि लंबी घास में से हल्के हल्के चलते हुए जाना, मतलब छुपते छुपाते हुए जाना। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब यहाँ पे एक आप तालाब से समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा होल है, वहाँ पे वाटर भरा हुआ है, तो तालाब से आप इसका मतलब समझ सकते हैं। और प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है एकदम मोटे तगड़े, ठीक है। तो प्लम्प डियर मतलब मोटे तगड़े हिरन, ठीक है। तो अब चलिए इसका भी सेकंड वाले का भी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि पहले तो हमें बताया कि जब वो जू में है तो किस तरह से रह रहा है। अब सेकंड से ये दिखाया है कि अगर वही टाइगर जंगल में होता तो कैसे रहता। कि अगर टाइगर वो जंगल में होता तो टाइगर को जंगल में तालाब के किनारे जहाँ लंबी लंबी घास हो उसमें घात लगाकर बैठ जाना चाहिए था, और वहाँ पर जब मोटे मोटे हिरन आते पानी पीने के लिए, तो घास में एकदम चुपके रेंगते हुए उनके पास जाता और उन हिरनों का शिकार करता। ऐसा ही होता ना कि अगर टाइगर खुले में होता, जंगल में होता, तो वो ऐसा ही करता नॉर्मली, तालाब के किनारे ही जाते, क्योंकि वहाँ पे शिकार बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि कोई भी जानवर होगा वो पानी पीने तो वहाँ पे आएगा ही, ठीक है। तो वही बताया गया कि अगर वो अपने खुले में रहता तो क्या होता, वो इस तरह से रहता कि वो अपना छुपते छुपाते वहाँ पे घात लगा के बैठ जाता और वहीं पे मोटे मोटे जो हिरन होते उनका शिकार करता, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड। ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो अब इसमें आगे है स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब रहता है गुर्राना। जो शेर जब गुर्राता है गुस्से में उसको कहते हैं स्नार्लिंग। और बेरिंग, बेरिंग का मतलब होता है दिखाना, शो करना। फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है नुकीले दांत। क्लॉज, क्लॉज का मतलब रहता है पंजे। टेरराइजिंग, टेरर का मतलब होता है डराना, तो टेरराइजिंग मतलब डराना, डराने से ही मीनिंग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं थर्ड वाले का। थर्ड में है कि और उसे क्या होना चाहिए था कि जब वो जंगल के किनारे जो घर बसे हुए हैं, टाइगर को उन घरों के पास जाके वहाँ पे दहाड़ना चाहिए। और या फिर अगर वो खुले में होता, सपोज वो होता, तो वो क्या होता है कि जो घर बने हुए थे वहाँ जाके वो दहाड़ता, जो जंगल के किनारे पे घर बने हुए हैं उनको वहाँ जाके दहाड़ता और अपने पंजे और सफ़ेद नुकीले दांत दिखा के गांव वालों को डराता। और वो ऐसा क्यों करता, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एक तरह से वार्निंग देता लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे जंगल को काफ़ी काट काट के आपने घर बनाते जा रहे हो और उनका एरिया जो है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है जानवरों का, वो कम होते जा रहा है। तो एक वो वार्निंग देता है कि भाई अब आप बहुत हो चुका है, अब आप आगे मत बढ़िए, अब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
आप अपनी सुविधाओं के लिए मेरे नेचुरल हैबिटेट को बर्बाद नहीं कर सकते। इस तरह से वो वार्निंग देगा उनको, ठीक है। अब आगे है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इसकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल का मतलब रहता है यहाँ पे कंक्रीट मतलब रहता है ईंट पत्थर से बना हुआ, ठीक है। कंक्रीट होता है ना ईंट पत्थर से बना हुआ जो सेल है, मतलब एक सेल का मतलब वैसे तो जेल होता है, लेकिन आप किसी भी एक रूम से ले सकते हैं, जो उसका पिंजरा है उससे ले सकते हैं। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब रहता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, रौबदार चाल। और है इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब विजिटर्स को इग्नोर करना, अनदेखा करना उनको। तो ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं कि उसको ये सब, अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता अपने, तो अब मैंने बताया आपको कि क्या क्या करता वो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, वो तो एक पिंजरे में बंद है ना, तो अब उसके आगे की यहाँ से है। लेकिन हकीकत ये है ना, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। लेकिन हकीकत ये है कि टाइगर ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ना वो किसी को डरा पा रहा है, ना किसी को अपने पंजे दिखा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो तो एक ज़ूम में बंद है। वो खुद ही एक ईंट पत्थर से बनी हुई एक जो जेल कह सकते हैं, पिंजरा कह लो, घर कह लो, जो भी कह लो उसका, उसमें वो बंद है। और उसकी सारी शक्तियाँ भी इन्हीं सलाखों के पीछे कैद हैं। और अब वो सिर्फ अपनी रौबदार चाल के साथ विजिटर्स को अनदेखा करते हुए पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है। क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर है, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो उनका कुछ कर भी नहीं सकता। क्योंकि अगर यही लोग बाहर मिलते उसे, तो शायद वो इनका शिकार भी कर सकता था, और शायद किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि टाइगर के सामने आके ऐसे कुछ कर पाते। लेकिन यहाँ तो लोग उसके सामने हैं, और वो भी जानता है कि वो इनका कुछ नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो उनको सिर्फ एक इग्नोर कर रहा है, ठीक है। वो उन पर ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। वो सोच रहा है ठीक है जो भी है चलने दो। अब नेक्स्ट पैरा है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो रात में क्या होता है, सॉरी पहले चलिए इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है यहाँ पे पेट्रोल का मतलब है गश्त लगाना या पहरा देना, ठीक है। तो पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो गश्ती गाड़ियाँ रहती हैं, या जो रात को पहरा देती हैं, वाली गाड़ियाँ। और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया है कि अब रात की बात है लास्ट पैराग्राफ में, कि वो क्या है, वो इस जूम में टाइगर जो है वो काफ़ी परेशान रहता है। वो उन पे तो ध्यान दे ही नहीं रहा है, विजिटर्स पे बिल्कुल इग्नोर कर रहा है उनको। और वो वहाँ पर इतना इतना परेशान रहता है कि उसे रात में भी नींद नहीं आती है। और रात में जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, जो पहरा देने वाली गाड़ियाँ हैं, रात में घूम रही हैं, उनकी आवाज़ों को वो सुनता रहता है। और अपनी चमकदार आँखों से इन चमकदार तारों को भी देखता रहता है, और सोचता है कि शायद कोई दिन ऐसा भी आए कि मैं भी इन तारों की तरह आज़ाद हो पाऊँ, ठीक। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो गई। और इन्होंने, पोएट ने दो मतलब एक टाइगर को, जबकि वो ज़ू में है और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, तो उनमें क्या डिफरेंस होगा उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम है, देखिए इसमें, इसको एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो राइमिंग स्कीम में है, पहला है ए, हाँ है ना, स्ट्रिप्स ए, केज बी, क्वाइट सी। क्योंकि देखिए तीनों अलग अलग है, स्ट्रिप्स अलग है, केज अलग है, क्वाइट अलग है। और फिर रेज, रेज जो है वो केज से मिलता है, तो ये आ जाएगा बी। तो इसके राइमिंग स्कीम है जो वो है ए बी सी बी, ठीक है। क्या है, ए बी सी बी। सेम ऐसे ही शेडो, ग्रास, होल, पास, तो इसमें भी वही आएगा ए बी सी बी। हाँ, शेडो में ए आएगा, ग्रास बिल्कुल अलग है, बी आ जाएगा, और होल भी बिल्कुल अलग है तीनों से, तो इसमें सी आ जाएगा। और पास जो है वो ग्रास से मिलता है, बी आ जाएगा। तो ए बी सी बी ये इसकी राइमिंग स्कीम है, और हर स्टैंजा में ये ऐसी ही है, ठीक है। अब राइमिंग स्कीम इसकी हो गई। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, इसमें शेर को, जो टाइगर है उसको ही के रूप में यूज़ किया है।
और ही में क्या होता है कि ही नॉर्मली मनुष्य के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो जब भी और जानवरों के लिए इट यूज़ करते हैं हम लोग या निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो जब भी कोई जानवर को या निर्जीव वस्तु को उसको एक ह्यूमन रूप दिया जाए या उसमें ह्यूमन्स फीलिंग दी जाए तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो ही है इसे टाइगर के लिए यूज़ किया गया है, तो इसमें एक जो बनेगा वो बनेगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जो इसमें हमारी एक लिटरेरी डिवाइस है वो होगी पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन भी है इसमें, यानी मानवीयकरण। नेक्स्ट इसमें है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट में मैंने आपको पिछले पोएम्स में बताया था कि जब कोई भी पोएम में कोई लाइन एक से ज़्यादा लाइनों में चली जाए, ठीक है, और उसमें बीच में कहीं भी कुछ कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन कुछ भी ना हो, तो वहाँ पर एंजैबमेंट होता है। हाँ, तो आप इसमें देख लीजिए कि ये जो है लाइन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, ये दो लाइन दिखा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में दो में लिखी जरूर गई है, लेकिन ये पूरी लाइन एक ही है। यहाँ बीच में स्ट्रिप्स के बाद कुछ भी कॉमा, सेमीकोलन कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, ये पूरी लाइन यहाँ तक आई है, तो यहाँ पर एंजॉयमेंट है। ऐसे ही सेकंड पैरा में हम देखें, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से स्लाइडिंग से लेके यहाँ तक पास तक ये पूरी एक ही लाइन चल रही है, तो यहाँ भी एंजॉयमेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट आगे भी है, पहले ही लाइन में दिख रहा है आपको, ही शुड बी स्नॉलिंग राउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक भी एंजॉयमेंट है, और ये हर पैराग्राफ में ही है। ठीक है, तो एंजॉयमेंट भी है इसमें, जो लिटरेरी डिवाइस है हमारी। और नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इसमें कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि जब भी किसी कॉन्सोनेंट वर्ड का साउंड रिपीट होता है लगातार, तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट्स होता है। जैसे कि हम पहले में देखेंगे यहाँ पे स्टॉक्स, हिज और स्ट्रिप्स में एस का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है, या फिर सा वर्ड का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है, सा जो साउंड है उसका। जैसे स्टॉक्स, हिज, स्ट्रिप्स, सब जगह ऐसा रहा है ना, ऐसे सा वर्ड, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्सोनेंट्स है। ऐसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ में भी है, सब में ही है, मतलब ये जो है हर पैराग्राफ में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। ठीक है, OXYMORON, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या रहता है कि जब दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक साथ यूज़ किए जाएँ तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन होता है। क्वाइट मतलब शांत, और रेज मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो अब देखिए, जब आप शांत होंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कैसे आएगा, या जब बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आप शांत कैसे रहेंगे, दोनों अपोजिट हो गए ना, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन भी है। नेक्स्ट है इसमें मेटाफर। मेटाफर क्या है, यहाँ पे देखिए जो टाइगर के पैड्स है, जो उसके जो पंजे के बीच में जो जगह रहती है, उसको वेलवेट से कंपेयर किया गया है। ठीक है, उसको किससे, जो उसका सॉफ्टनेस है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है उसका पंजा कि उसको वेलवेट से कंपेयर किया गया, मखमल से। तो यहाँ पे मेटाफर भी है, METAPHOR, METAPHOR, मेटाफर भी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, इसमें ऑनमोटपिया भी हो सकता है। ऑनमोटपिया कैसे हो सकता है, जैसे इसमें दिखा रखा है स्नॉलिंग। स्नॉलिंग का मतलब होता है गुर्राना। जब भी हम किसी भी जानवर की उसकी आवाज़ से उसको पहचान सके तो वहाँ पे स्नॉलिंग होता है। जैसे हिस अगर आएगा तो मतलब वो सांप की ध्वनि है, हिस है। ऐसे ही अगर मान लीजिए टिक टिक आ जाए तो घोड़े की हो जाएगी, या भौं भौं आ जाए तो, या बार्क आ जाए तो वो कुत्ते की हो जाएगी। इस तरह से जब यहाँ स्नॉलिंग आ गया तो गुर्राने के लिए हो गई, तो यहाँ पे ऑनमोटपिया भी है। ठीक, तो ठीक है, ये ख़त्म होता है यहाँ पे। मेरे हिसाब से इसमें इतने ही थे, बाकी अगर कुछ एक आध रह गया होगा तो उसको फिर देख लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देख सकें।
और फिर हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।